हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हॉरिज़ॉन एजुकेशन चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। मैं आप सभी के लिए यूपीएसआई 2025 के लिए मूल विधि की क्लासें रेगुलर हो रही हैं अब, और दिवाली के बाद से अच्छे से क्लासें होने लगी हैं। तो उसी के बारे में आज आपके जो पीवाईक्यू उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें, ये आपकी 4543 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए 2025 की वैकेंसी ऐसी उड़ती उड़ती अभी तक खबर है। अभी तक एथेंटिक ऐसी कोई या आधिकारिक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि 6500 पोस्ट हो चुके हैं, है ना। लेकिन फिर भी होने की संभावनाएं जताई जा रही है कि 6500 पोस्ट हो सकते हैं, 6500 पोस्ट। तो घटना चक्र की ये यूपीएसआई 2025 के लिए और यूपीपी 2025 के लिए जो नवंबर 2025 में आपके पोस्टें आनी है, यूपीपी 2025 की बहुत ही शानदार जानदार पोस्टें आप सभी के समझ आने जा रही हैं। तो उन सब के लिए ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आप सब ने इन क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी, आप अपने चुनिंदा सब्जेक्ट के अनुसार जो आपका कमजोर है, जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन आपके अधिक आते हैं तो पॉलिटी ज्यादा पढ़ना है ना। ध्यान से मेरी बात को समझना। पॉलिटी के क्वेश्चंस नंबर ज्यादा आते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पॉलिटी ऑलरेडी ये वाली बुक का भी पढ़ा दिया गया है। आपके मौन मंत्र युक्त की भी पॉलिटी पढ़ा दी गई है और यहाँ से भी पॉलिटी पढ़ा दी गई है। तो जाकर उसका आनंद उठाओ। क्या कर रहे हो अभी तक ना, जाकर फटाफट प्लेलिस्ट पर पहुंचो, आनंद उठाओ। और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिएगा, है ना। और जिनको ये पीडीएफ चाहिए वो पर्सनल हमें मैसेज करेंगे, हमने कल नंबर भी दिया था। हो सकता है यहाँ पर कहीं शो भी हो रहा हो, तो आप सभी लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो ना, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। इस पर पर्सनल केवल पीडीएफ मिलेगी, ग्रुप पर या टेलीग्राम पर पीडीएफ ये वाली अभी अलाउ नहीं किया गया है घटना चक्र के द्वारा, इसलिए नहीं दी जा रही। बस सीधी सी बात है ना, हम उसमें देखो, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो और सत्य के साथ चलो, ठीक है ना। तो जब सच के साथ चलोगे तो थोड़े दिन संघर्ष करना पड़ेगा और थोड़े दिन धैर्य रखना पड़ेगा। तो सत्य के बहुत, ये बात आजकल हम बार बार क्यों कह रहे हैं, इसका रीजन एक दिन बताएंगे। सत्य से और संघर्ष से, सत्य बोलोगे तो संघर्ष करना पड़ेगा, प्लस धैर्य से, क्या धैर्यता बनाकर रखो, और इज इक्वल टू सफलता। जब तक आप अपने जीवन में परिपक्व नहीं होंगे तब तक सफलता आपके कदम चूमे ही नहीं सकती है। जिस दिन आप परिपक्व मतलब पक जाओगे, मतलब कहते ना पौड़ा अवस्था में पहुंच जाओगे पढ़ाई से भी, तभी आपको नौकरी मिलने वाली है ना। बहुत जो बच्चे, कभी कभार आपने देखा होगा किसी का पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर हो जाता है, यूपीएसआई क्लियर हो जाता है ना, यूपीपीएससी क्लियर हो जाता है। वो पहले से ही बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, परिपक्व होते हैं, है ना, धैर्य रखते हैं, सत्य चलते हैं और संघर्ष करके आते हैं। और तो आप जानेंगे सफलता मिलनी तय हो जाती है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, सत्य बोलो, संघर्ष करो और धैर्य रखो। और कटु सत्य, मेरा तो वचन है, कटु सत्य बोलो। क्या बोलो? कटु सत्य बोलो भाई। कुछ भी हो जाए भाई, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जान चली जाएगी, है ना। तो जान दे दो, क्या दिक्कत है, लेकिन सच बोलो। और अगर आप पढ़े लिखे होकर सच को सच, झूठ को झूठ नहीं बोल पा रहे तो आप पढ़े लिखे गंवार हैं, है ना। तो आज से अपने जीवन में ये शब्द इंक्लूड करिए। आइए, कल मैंने आप सभी के समक्ष देखो, मैंने दो चीजें, तीन टॉपिक छुड़वाए थे बीच में। मानवाधिकार, सूचना का अधिकार, आयकर अधिनियम मैंने पढ़ाया, यातायात नियम और आपके राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पढ़ाया था। तो थ्योरी तो मैंने कल की क्लास में पढ़ा दी थी, लेकिन इसके पीवाईक्यू या इसके जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो बचे हुए हैं। तो आज उन्हीं को इस क्लास में लगभग 81 क्वेश्चन है, तो 81 क्वेश्चन वो सारे के सारे कंप्लीट इसी क्लास में देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल भी। और जिनको जो भी कुछ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर, वहां पर आपको इंस्टाग्राम का आईडी दिया गया, उसको आप फॉलो करके हमें कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जो कुछ भी चाहिए, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड। फ्री एजुकेशन का मतलब होता है फ्री। मेरे लिए कुछ भी यहाँ पर पेड नहीं है और ना कभी जीवन में होगा, ठीक है ना।
जो आप कहोगे आप एक कमेंट करना, आपके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो पहले यहाँ पर मूल विधि पूरी करवाते हैं इस बुक से, और फिर इसके बाद हिंदी की तरफ बढ़ेंगे और जीएस के जो पोर्शन छूटे हैं उनको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का। और जो गांव घर दूर दराज से जो बुक एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, हर बुक हर किसी के लिए लेना इम्पॉसिबल होता है। हर कोई इतना अमीर नहीं होता है ना कि हर 2-2 300-300 की बुक खरीदता रहे। तो उनके लिए जो आप कहो, यहाँ पर कमेंट किया करो कि ये वाली बुक पढ़ा दीजिएगा, मैंने पढ़ी है, मैंने देखी है। तो फ्री हर जगह पूरी नहीं पढ़ाएगी तो आप पढ़ा दे, मैं पढ़ा दूंगी, है ना, आपसे वादा है। लेकिन अगर आप कह दो कल से कोई चीज शुरू कर दो तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं अपने सब्जेक्टों को पहले पूरा कराऊंगी, उसके बाद आपका जो निर्णय होगा सही होगा तो बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हो, मेरे पास है। तो आपको मैंने नंबर भी दे दिया। अब आते हैं अपनी बात करने और अपने लेक्चर पर। तो सीधा चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर के तरफ, और वहीं पर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। और ये आए हम कूदते फांदते हुए, जय बजरंग बली बोलते हुए आपके। यहाँ तक की क्लास मैंने कल एकदम पूर्ण करवाई थी और आप लोगों ने पढ़ी भी होगी कल की क्लास में। आज की क्लास में आपके यहाँ पे कहा गया परीक्षा उपयोगी प्रश्न, जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना और बहुत मन से पढ़ो भाई, कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है ना, हाई हो चुका है। तो ये हाई वाला जो वोल्टेज है ना, इसको कम करने के लिए 2-4-6 महीने मेहनत कर लो। पूरी जिंदगी 60 साल तक, जब तक नौकरी रहे तब तक आराम से खाओ पियो मौज करो। आ जाओ भाई, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा कमेंट करना, सब कुछ ओके ओके है क्या? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ओके ओके, सब कुछ ओके, डन डना डन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है मोटर यान अधिनियम 1988 का विस्तार कहां तक है? तो संपूर्ण भारत तक है। नो सोचना, कुछ सोचना ही नहीं है। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 1 में विस्तार के बारे में प्रावधान। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इसमें राज्य और संघ क्षेत्र सभी शामिल है। अब भारत, संपूर्ण भारत का मतलब ये हो गया कि इसमें राज्य भी होंगे, संघ भी होंगे। यह अधिनियम कब लागू होता है? तो मैंने बताया था 1 जुलाई 1989 से लागू होता है, ठीक है। तो मोटर यान अधिनियम 1988 1 जुलाई 1989 से लागू। इस अधिनियम को 14 अक्टूबर 1988 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। डेट भी याद रखना है। आगे देखो, कहा गया मोटर वाहन अधिनियम 1988 एक दर्दनाक चोट के बाद 1 घंटे तक चलने वाली समय अवधि को क्या कहा गया था? तो आप कहेंगे द गोल्डन आवर कहा गया था। यहीं से आपको अगर पढ़ रखे हो बच्चा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। गोल्डन आवर्स कहा गया था, ठीक है। आगे आते हैं। अरे भाई इसको क्या हो गया, चलो आगे आते हैं। और देखो क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, ठीक है। तो पूरा पढ़ लो। रूप में मान्यता देता है जिस दौरान तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान करने या करके मृत्यु को टालने के उच्चतम सम्मान, मतलब पहला 1 घंटा। कौन सा पहला 1 घंटा? तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। कहा गया मोटर वाहन अधिनियम 1988 में किसी बड़ी दुर्घटना अथवा दर्दनाक चोट के बाद के 1 घंटे की अवधि को द गोल्डन आवर की संज्ञा दी है, जिस दौरान चिकित्सा देखभाल कर चोटिल व्यक्ति को बचाए जा सकने की संभावना अधिक होती है। अधिनियम की धारा 2 और 12 का के तहत आपके स्वर्णिम घंटा को परिभाषित किया गया है, तथा धारा 162 में स्वर्णिम काल के लिए स्कीम बनाने का प्रावधान है। क्या स्कीम बनाने का प्रावधान है? आगे कहा गया माल के अंतर्गत सम्मिलित है। किसके? माल के अंतर्गत। केवल जीवित व्यक्ति नहीं, केवल नहीं है, जीवित व्यक्ति के सिवाय ले जाने वाला पशुधन। हाँ ठीक है, ये चीज तो है। आगे आते हैं। अगर केवल बी होगा और देख लेते हैं, हो सकता है कुछ और भी बन जाए। आगे आते हैं, फटाफट देखते हैं का प्रयास करते हैं। आगे कहा गया मोटर कार या मोटर कार से संबंध किसी ट्रेलर में वहन किए जाने वाला कोई चीज जिसमें यात्रियों का निजी सामान नहीं है। तो आप कहोगे बी और सी दोनों। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बी एंड सी दोनों, ठीक है। ओके है यहां तक की बातें। आगे चलो। कहा गया मोटर यान अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 13 में
माल को परिभाषित किया गया। इसके अनुसार माल शामिल करता है पशुधन और कोई वस्तु। यह सामान्यतः गाड़ी के साथ प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों से अन्यथा जो गाड़ी द्वारा जीवित व्यक्ति को छोड़कर लाई गई है, किंतु किसी मोटर कार या मोटर कार से संबंध किसी टेलर में लाई गई गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों के व्यक्तिगत सामान को सम्मिलित नहीं करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। भारी यात्री मोटरयान से अभिप्रेत है, तो आप कहेंगे कोई लोक सेवायान, प्राइवेट सेवायान या शिक्षा संस्थान बस। किसी मोटर वाहन रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक, उपयुक्त सभी। मैंने कल की क्लास में सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है, आगे आ जाओ। अब ये सारी चीजें वही लिखी हैं। कहा गया हल्का मोटरयान से अभिप्रेत है, तो क्या बोलोगे? ऐसा कोई परिवहन यान या बस जिसका जिसका लदान रहित भार 7,500 किलोग्राम से अधिक। मोटरयान हल्का, ठीक है। आगे कहा गया ऐसा कोई यान या बस जिसका लदान रहित 7,500 किलोग्राम से अधिक ना हो। यहाँ पर अधिक हो तो ये बात गलत हो गई। ऐसा कोई ट्रक या मोटर कार या रोड रोलर जिसमें 7,500 किलोग्राम से भार अधिक ना हो। बिल्कुल सही बात, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मतलब बी और सी दोनों इज राइट आंसर्स, ठीक है। आगे आता है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। अब आप सभी लोग तब तक सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। वही बात यहाँ पर कल की जो डिटेल मैंने पढ़ाई वही बात यहाँ पर लिखी, और धारा 2 के उपधारा 21 में ये बातें कही गई हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं, आगे देखोगे। कहा गया मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 2(1)(2) के तहत ई कार्ड या ई रिक्शा शब्द का अर्थ विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त या आपके यंत्र चालित यान है, तो कौन सा है? आप कहेंगे अधिकतम 2000 वाट, अधिकतम 4000 वाट, अधिकतम 6000 वाट या अधिकतम 12000 वाट। तो आप कहोगे अधिकतम 4000 वाट। अधिकतम कितना? 4000 वाट, 2021 में पूछा गया है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2(a) की उपधारा 2 के तहत ई कार्ड या ई रिक्शा शब्द का अर्थ किराए या भाड़ा पर माल या यात्रियों के वहन के लिए 3 पहिया वाला और अधिकतम 4000 वाट विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त या आपके कहा गया यंत्र चालित यान है। कितने आयु के व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार है? तो आप कहेंगे कम से कम 18 वर्ष से अधिक होने चाहिए। कितने? 18 वर्ष से अधिक। मोटरयान अधिनियम की धारा 4 मोटरयान कहा गया मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा को निर्धारित करता है। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है तो किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान नहीं चलाएगा, ठीक है, नहीं चलाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया 50 सीसी तक के इंजन वाले वाहन को चला सकेगा, तो आप कहेंगे 16 वर्ष की आयु तक का। 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं, 16 वर्ष की आयु तक का व्यक्ति, ठीक है, कल भी पढ़ाया। ये बात धारा नंबर 4 में कही गई है। मोटर वाहन या मोटरयान अधिनियम की धारा 4 में ये बात कही गई। 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले के कर लेने के पश्चात किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल जिसकी इंजन क्षमता 50 सीसी से अधिक ना हो चला सकेगा। आगे देखो। कहा गया मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार अधिनियम के तहत नौसिखिया लर्नर को जारी किया गया लाइसेंस संपूर्ण भारत में प्रभावी है। कहां तक प्रभावी है? तो आप कहोगे संपूर्ण भारत में प्रभावी है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? बोलो भाई, फटाफट बोलो आप सभी लोग। इतनी बातें आप सभी लोगों को समझ में आई कि नहीं? यस या नो? कमेंट करना आपकी ड्यूटी है, तो कमेंट आप सभी लोग करते चलें। आगे आते हैं, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वही बात कही। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 13 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई आपके शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति संपूर्ण भारत में प्रभावी होगी। आता प्रभावी चालन का गया अनुज्ञप्ति धारी व्यक्ति संपूर्ण भारत में कहीं भी मोटरयान चला सकता है। आगे देखो। कहा गया मोटरयान को चलाने की शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या आपके लर्नर कहा गया लर्नर्स लाइसेंस कितने समय तक चालू रहता है? तो आप कहेंगे 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह तक।
तो धारा 14 में मोटरयान को चलाने की अनुज्ञप्तियों को चालू रहने के बारे में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अधीन दी गई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या आपके लर्नर्स लाइसेंस इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति दिए जाने की तारीख 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगी। एक शिक्षार्थी का लाइसेंस आमतौर पर की अवधि के लिए प्रभावी होगा, तो लाइसेंस जारी होने की तारीख से 6 महीने। जो पीछे प्रश्न था सेम वही है, बस थोड़ा सा घुमाया गया और 2021 में पूछा गया है। ठीक है, आगे, कोई व्यक्ति कंडक्टर के रूप में तभी कार्य करेगा जब उसके पास क्या होगा, तो प्रभावी कंडक्टर अनुज्ञप्ति होगी और कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए उसे प्राधिकृत करने के लिए उसके नाम दी गई होगी या उसका नाम दिया गया हो। तो आप कहेंगे ए और बी दोनों सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। कहा गया मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 29 में कंडक्टर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता के बारे में प्रावधान किया गया। कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी, कहा गया आपकी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में तभी कार्य करेगा जब क्या होगा, आगे देखेंगे। कहा गया मोटर उसके पास ऐसी प्रभावी कंडक्टर अनुज्ञप्ति जो ऐसे कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए उसे आपके प्राधिकृत करने के लिए उसके नाम दी गई होगी। क्या उसके नाम दी गई होगी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 29 के अंतर्गत किस प्रकार के मोटर वाहन के लिए कंडक्टर के लाइसेंस की आवश्यकता होती, तो आप कहेंगे मंजिली गाड़ी। कौन सी मंजिली गाड़ी, है ना, वही बात है जो ऊपर बताई गई है। कहा गया कब कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने से कहा गया आपके अनुज्ञापन अपराधिकारी द्वारा इनकार किया जाता है, तो कब किया जाता है, तो आप कहेंगे उपयुक्त में सभी दशाओं में किया जा सकता है। क्या सभी दशाओं में। यदि आवेदक के पास न्यूनतम आपके शैक्षणिक अर्हता नहीं है, तब आवेदक के चिकित्सा प्रमाण पत्र से यह प्रकट होता है कि वह कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक दृष्टि ठीक हालत में नहीं है, तब आवेदक द्वारा धारित पहले कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति कहा गया आपके प्रति संहित की गई हो तब, या उपयुक्त सभी दशाओं में। तो क्या उपयुक्त सभी दशाओं में। कहा गया मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 31 में परिचालक अनुज्ञप्ति देने हेतु तो आपके निष्पक्षताएं संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 18 वर्ष की कम आयु का कोई व्यक्ति परिचालक का लाइसेंस नहीं धारण करेगा। इसके अनुसार अनुज्ञापन प्राधिकारी एक परिचालक लाइसेंस जारी करने से इनकार कर सकेगा। यदि आवेदक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के धारण नहीं करता है, तो यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रकट करता है कि वह एक परिचालक के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से अयोग्य है, तब यदि आवेदक द्वारा धारित किसी परिचालक लाइसेंस का पूर्व में कहा गया प्रति आपके संग्रहण कर लिया गया है, तब। ठीक है, आगे देखो। आगे कहा गया कब रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकेगा, तो कब। देखो अब यहाँ पर आप पढ़ने के लिए आतुर नहीं हो, है ना, टाइम बचाएं। तो कब रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकेगा, तो आइए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं है आपका। तो उपयुक्त में सभी स्थिति में क्या था, उपयुक्त में सभी स्थिति। तो मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 में मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के रद्द करने का आधार दिया गया। इसमें कुल 9 रद्द करने का आधार दिया गया, जिसमें से इस प्रश्न में दिए गए 3 आधार शामिल हैं। आगे आते हैं। आगे किसी मोटरयान की आयु सीमा कौन नियत कर सकेगा या तय कर सकेगा, तो आप कहेंगे केंद्रीय सरकार। कौन, केंद्रीय सरकार। धारा 59 में यह बात बताई गई है। कागे चुराए गए और बरामद किए गए मोटर यानों से संबंधित जानकारी पुलिस द्वारा किसे दी जाएगी, तो आप कहेंगे राज्य परिवहन प्राधिकरण को। कहा गया मोटरयान अधिनियम की धारा 62 या 62 चुराए गए और बरामद किए गए मोटर यानों के संबंध में प्रावधान करता है। राज्य परिवहन प्राधिकारी को पुलिस द्वारा चोरी किए गए, बरामद किए गए मोटर यानों के संबंध में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। बोला गया किस धारा में परमिटों की आवश्यकता का उपबंध किया गया, तो धारा 66 में किया गया है। ठीक है, आगे मोटरयान अधिनियम वो आप समझ रहे हैं। परमिटों के लिए अधिनियम संबंधित आवेदन किया जाता तो प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को। ठीक है, धारा नंबर 69 में ये बात, कहां पर 69, परमिटों के लिए आवेदन संबंधित साधारण उपबंध किया गया। परमिट के लिए प्रत्येक आवेदन उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा।
जिसमें यान या यानों का को उपयोग में लाना आपके कहा गया प्रायस्थापित है। ठीक है, आगे आते हैं, आगे देखेंगे। अस्थायी रूप से परमिट किन अवस्थाओं में दिया जा सकेगा? यात्रियों को विशेष अवसर, मेले या आपके धार्मिक सम्मेलनों में जाने हेतु, कहा गया मौसमी खराब हेतु या विशेष अस्थायी आवश्यकता की पूर्ति हेतु। अभी सुनना केवल पहले पूरा ध्यान से। ठीक है, आगे आते हैं। परमिट के नवीकरण के आवेदन पर विनिश्चित लंबित रहने तक, तो आप यहां पर क्या बोलोगे? उपयुक्त सभी पर। क्या? उपयुक्त सभी पर, इसीलिए कह रहे थे। ठीक है, तो मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 87 में परमिट या आपके टेम्पोररी कहा गया, टेम्पोररी परमिट का उपबंध प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण धारा 80 के तहत कहा गया अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना ऐसे परमिट दे सकेंगे, जो हर मामले में अधिक से अधिक 4 माह की अवधि के लिए प्रभावी होंगे। अस्थायी रूप से परिवहन यान का उपयोग निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत करेंगे, अर्थात यात्रियों को विशेष अवसर पर जैसे मेला और धार्मिक सम्मेलनों में ले जाने और वहां से लाने के लिए। अभी जैसे कुंभ मेला था ना, मौसमी खराब के प्रयोजनों के लिए या किसी विशिष्ट अस्थायी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। जैसे आप कह सकते हैं कि अभी जैसे यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर था तो फ्री सेवा दी गई है ना। जैसे आपकी रक्षाबंधन था तो फ्री बहनों को और सबको फ्री सेवा दी गई। ठीक है, तो क्या करेंगे? फ्री सेवा दी गई। बताएंगे सही बात है कि नहीं? आगे आगे कहा गया है परमिट के नवीकरण के आवेदन पर विनिश्चित लंबित रहने तक के लिए, और ऐसे किसी परमिट पर ऐसी शर्तें लगा सकेंगे जो वे ठीक समझें। ठीक है, क्या हो? जो वो ठीक समझें। आगे आते हैं, आगे केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मोटर वाहनों को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा यदि क्या होगा? तो आप कहेंगे यदि वाहन पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है। सबसे ज्यादा देखो, जैसे हमारी भारत सरकार की बात करें या यूपी सरकार की बात करें, अभी वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया जा रहा है? तो आप क्या बोलोगे कि सबसे ज्यादा जोर आपके पर्यावरण पर दिया है। अगर इस पर किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो बड़ा भाई नुकसान होता है। तो सारी सरकारें भी इसके प्रति जागरूक हैं, तो आपको यहां से समझकर उत्तर देना होगा। आगे आते हैं, कहा गया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा मोटर यान अधिनियम 1928 में धारा 110 जोड़कर कुछ दशाओं में केंद्र सरकार को मोटर यानों को वापस बुलाने का अधिकार दिया गया। इसके अनुसार केंद्र सरकार ऐसे विशिष्ट किस्म के यानों को जिसमें से यह दोष है कि वह पर्यावरण को या एक ऐसे यान के चालक को या उसमें बैठने वाले व्यक्ति को या सड़क पर चलने वाले अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचा सकता है, तो वह उस यान की विनिर्माता को उसे वापस बुलाने का आदेश दे सकती है। क्या कर सकती? आदेश दे सकती है। आगे आते हैं, चलिए सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और पीडीएफ के लिए आपको जैसे मैंने कहा कि सबको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना, और आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। कोई यहाँ पर कोई भी चीज किसी भी प्रकार पेड नहीं है। सबसे पहले आपको दिमाग में ये चीजें रखनी है। हमारे लिए शिक्षा मतलब फ्री एजुकेशन है। ठीक है, हमारे लिए शिक्षा फ्री एजुकेशन है। हम ये नहीं कि आज फ्री रखे कल हम पेड कर देंगे, ना रे बाबा, है ना। और हम ऐसे हैं भी नहीं, है ना। आज से नहीं, हम 3 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं, है ना। तो 3 साल में आपको जो भी कुछ मिला है ना। पहले यूपीपीएससी के लिए मेरा अपना अलग चैनल है, यूपीपीएससी के लिए आरओ के लिए, ये वनडे एग्जाम के लिए ये चैनल अपना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, वहां पर भी फ्री था, यहाँ पर भी सब कुछ फ्री है। बस आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चले, आगे बढ़ाते चले। सब कुछ दे दिया जाएगा जो अपने बस में है। ठीक है, यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य उपबंधित है, तो धारा 119 में। कहां पर? धारा 119 में। ठीक है, देखो 1 मिनट की एक कहानी है ना। कहानी सुनना
और समझना। बहुत हो सकता है आप लोगों ने सुनी भी हो, इंस्टाग्राम पर आजकल चल भी रही है कहानी, कि अपने स्तर तक हर व्यक्ति को दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए अपने स्तर तक। ठीक है। तो एक बहुत गरीब महिला थी, बात को बहुत ध्यान से सुनना, भागोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। एक महिला बहुत गरीब थी, दूसरों के यहाँ बर्तन वर्तन धुलती थी, लेकिन वो बस से आया जाया करती थी, मतलब बस से कहीं अगर सफर कर रही है तो वो बस से आया जाया करती थी, है ना। तो ये मान लीजिएगा ये बस है, ठीक है, पहली कहानी। और यहाँ पर वो महिला बैठी हुई है, इनके पीछे एक और महिला बैठी हुई है, दोनों महिलाओं की कहानी है। तो ये महिला गरीब थी, बर्तन धुलती थी, दूसरों के घरों में काम करती थी, अपना पेट, अपने पति का पेट, साथ में अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। तो क्या हुआ, तो आप देखेंगे तो इस एक गर्भवती महिला आई। जब गर्भवती महिला बस में चढ़ी, तो सीट मतलब पूरी बस भरी थी, तो ये महिला खड़ी हुई और खड़ी होकर उनको कही कि आप बैठ जाइए, तो वो बैठ गई। फिर उसके बाद वो उन महिला का, जो गर्भवती महिला थी, उनका स्टेशन आया अपना, तो वो उतर गई जहां उतरना था। फिर उसके बाद ये महिला फिर से बैठ गई अपनी सीट पर। फिर उसके बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, ठीक है। अब बुजुर्ग व्यक्ति जब गया तो वो महिला फिर से खड़ी हो गई, और फिर से वो अपनी सीट खड़ी होकर दे दी और कहीं कि मतलब आप बैठ जाइए, तो वो फिर से बैठ गया, और फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति का भी अपना स्टेशन आ गया और वो भी उतर गए। फिर उसके बाद एक आपकी नौ युवती कह सकते हैं, मतलब नौ युवती इसलिए कह रहे हैं कि आपकी जवान लड़की है ना, या आपकी बहन, तो वो भी बस में चढ़ी, और जब वो चढ़ी तो सीट मतलब पूरी बस ऑलरेडी भरी थी, तो ये महिला फिर से खड़ी हुई, और उसके बाद वो लड़की भी बैठ गई और ये महिला खड़ी हो गई। ठीक है, अच्छी बात है ना। फिर उसके बाद अब वो लड़की भी उतर गई, फिर ये महिला बैठ गई, फिर इनका भी अपना स्टेशन आ गया, ये भी उतर गई, और साथ में ये इनकी बात जो है, ये भी वही स्टेशन पर उतरी जहां पर ये महिला उतरी। तो साथ में जब उतरी तो इन्होंने पूछा, कहा कि एक गर्भवती महिला आई तो आप खड़ी हो गई, अच्छी बात थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति आए, आप खड़ी हुई, और अच्छी बात है। लेकिन जब एक लड़की आई तो आप क्यों खड़ी हुई, वो भी तो खड़ी हो सकती थी बस में। तो इन्होंने कहा कि हम गरीब हैं, गरीब हैं, ठीक है ना, और आप सब अमीर हैं, आप पैसों से दान कर सकते हैं, रुपयों से दान कर सकते हैं, लेकिन हम अपना समय से दान कर सकते हैं। वो हमेशा पूरी जिंदगी ये बात कहेंगे कि वो महिला हमको बस में जगह दी थी, वो महिला हमको, वो आंटी हमको बस में जगह दी थी। मतलब हम अपना दान समय दे रहे हैं, है ना, अपनी जगह दे रहे हैं। तो अपने स्तर तक आपको लगे रहना है, फ्री एजुकेशन देना हमारा पहला उद्देश्य। देखो, हम उन टीचरों की तरह नहीं है कि इसीलिए हम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए अभी तक, है ना, चाहते तो हम बहुत आगे होते, लेकिन हमारा उद्देश्य पैसा कमाना है ही नहीं। हमारा उद्देश्य कभी पैसा, क्योंकि पैसों की कोई कमी भी नहीं है, भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से, है ना। तो इसलिए पैसों की मतलब चाहत भी नहीं है कि हम आप लोगों से 100 रुपए, 99 रुपए, 599 रुपए, 399 रुपए लेकर के जंग लूट लेंगे, नहीं लूट पाएंगे, ठीक है। और अगर लूटना हुआ, किसी दिन मन किया कि आपसे 99 रुपए का कोई कोर्स लॉन्च करें, तो वो 99 रुपए का कोर्स आपका वसूल हो, ऐसा कोर्स, वैसे तो कोई ऐसा इरादा है नहीं अपना कि हम आपको पैसे से कोई कोर्स दें ना। आप जो कहोगे हम यहाँ पर पढ़ा देंगे। तो आप समय अगर हमें दे रहे हैं तो अच्छा समय दीजिएगा ना, मतलब पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा। यहाँ पर हम कोई खिलवाड़ कभी नहीं करने का प्रयास करते हैं, है ना, कि स्थितियां सबकी अच्छी और बुरी सब तरह से होती हैं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बुक नहीं परचेज कर सकते, नहीं खरीद पाते हैं यार, है ना। सब एक जैसे, हमारा भी स्टूडेंट जब लाइफ था तो हम भी ऐसे ही थे कि कहीं से फ्री मिल जाए ये चीज, कहीं से। तो आज अगर ये यूट्यूब पर पूरी बुक पढ़ाई जा रही है तो भाई ले लो, है ना, लूट लो, पढ़ लीजिएगा। आपको हर कोई हर जगह नहीं पढ़ाएगा, ये भी हम आपसे कह रहे हैं। अंततः कहीं ना कहीं आपको ये बोल ही आ ही जाएगा कि ये इतने रुपए का है, कहीं कुछ नहीं है, सब फ्री है। एक दो बार हमने लॉन्च भी किया कि 399 का 100 टेस्ट सीरीज ये वो ना, लेकिन फिर मन में आया कि क्या इन बच्चों से लेना, जान दो, उतने में कौन सा हम जंग लूट लेंगे। अगर 2 4 6 हजार 10 हजार आ भी गया तो हमारे महीने भर का खर्चा भी नहीं है ना, सीधी सी बात है। तो इसलिए
पढ़ाई करो, अगर हम आपको अपना समय दे रहे हैं तो। क्लास ज्यादा नहीं हो पाती, उसके पीछे कई कारण होते हैं ना, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे कि आपको एसआई से पहले सब कुछ पढ़ा दे। तो आप मूल विधि के बाद क्या क्या पढ़ना है आप कमेंट किया करो ना, कमेंट सभी लोग किया करो अपने स्तर तक जो भी कहना है। आगे आता है, कहा गया मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत बिना पास या टिकट की यात्रा करने पर प्रतिबंध है? तो धारा 124 पर। ठीक है, धारा 124। अच्छा, धारा 124 है। अगर मैं पूछूं कि अनुच्छेद 124 पर क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाना, बता ले जाओगे, क्योंकि यहाँ पर दंड की बात कही गई, प्रतिबंध की बात कही। धारा 124 अनुच्छेद 124 किससे रिलेटेड होगा? आगे आते हैं, कहा गया जब कोई ड्राइवर किसी वाहन को किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़ा करके कुछ समय के लिए हट सकेगा, जबकि उसके यान को चलाने के लिए सम्यक रूप से अनुज्ञप्ति ली है, उसने यान में ब्रेक लगा दिए हैं, उसने वो सारे प्रबंध कर लिए हैं जिससे यह उपाय हो गया है कि ड्राइवर की अनुपस्थिति में यान घटनावार चल नहीं सकेगा, तो उपयुक्त सभी बातें यहाँ पर फॉलो करती हैं धारा नंबर 126 के अंतर्गत। ठीक है, किसके? तो धारा नंबर 126 खड़े यान को उपबंधित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो मोटर यान चला रहा है या उसका भार साधक है उस यान को किसी सार्वजनिक स्थान में उस दशा के सिवाय खड़ा न रखेगा या खड़ा रहने की या खड़ा करने की आज्ञा न देगा, जब ड्राइवर की सीट पर ऐसा व्यक्ति है जो उस यान को चलाने के लिए सम्यक रूप से अनुज्ञप्ति लिया है अथवा उसकी यांत्रिक क्रिया बंद कर दी गई है और ब्रेक लगा दिया गया है, या ऐसे अन्य उपाय कर दिए गए हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो गया है कि ड्राइवर की अनुपस्थिति में यह यान घटनावश चल नहीं सकता है। आगे किस धारा में प्रावधान है कि मोटरसाइकिल पर सिर्फ 2 व्यक्ति ही यात्रा कर सकते हैं? धारा 128 में। कहां पर है? तो धारा 128 के अंतर्गत ये बात कही गई। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आप बाकी आप हेलमेट लगाने का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो धारा 129 में। ओके, हेलमेट लगाकर चले भाई, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है ना। आपकी सुरक्षा पुलिस वालों के हाथों में नहीं है कि पुलिस के डर से आप हेलमेट लगाकर चलें, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। ठीक है ना। कहा गया मोटर वाहन चलाते समय व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए, ये मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत बताया गया है। ठीक है, 134 के तहत 4 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति चालक या सवारी के रूप में यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर जाता है तो उसे हेलमेट पहनना अनिवार्य है। कहा गया कोई सिख जो किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल चलाते समय पगड़ी पहना है वह हेलमेट न पहनने के लिए क्या दंडित हो सकेगा? तो आप कहोगे नहीं हो सकेगा धारा 129 के परंतु के अनुसार, क्योंकि वो उनके धर्म की बात होती है, धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। जान लोग धर्म के चक्कर में जान तक दे देते हैं ना, तो समझ सकते हो, अब परंतु शब्द है ना इसलिए। ठीक है, तो कहा गया मोटर यान अधिनियम की धारा 129 के परंतु के अनुसार यह धारा सिखों पर लागू नहीं होती है। मोटर यान अधिनियम की धारा किस धारा के अंतर्गत वाहन चालक का यह दायित्व है कि वह बिना फाटक वाले क्रॉसिंग से गुजरते समय समुचित सावधानी बरते? तो धारा नंबर 131 के अंतर्गत। किसके? धारा नंबर 131 के अंतर्गत। मोटर यान अधिनियम की धारा 131 के अनुसार वाहन चालक या दायित्व है कि बिना फाटक वाले क्रॉसिंग से गुजरते समय आपकी समुचित सावधानी बरतें। ये नहीं कि गाड़ी पो पो कर रही है और आप मतलब निकलने का प्रयास कर रहे हो कि नहीं, अरे हम तो बड़े बलशाली है, हम हमारे को तो ये सब करना आता है ना, तो इस चक्कर में ना पड़ना, नहीं तो निपट जाओगे वहीं पर ना। आ जाओ। कहा गया निम्नलिखित में से किसे तृतीय पक्ष जोखिमों के आपके निमित्त अनिवार्य सीमा बीमा में छूट नहीं है? तो निजी वाहन के लिए। किसके लिए? निजी वाहन के लिए। तो धारा 146 के अंतर्गत निजी वाहनों को तृतीय पक्ष जोखिमों के निमित्त अनिवार्य बीमा में छूट नहीं है। राज्य सरकार के वाहन, परिवहन, नगर निगम के वाहन, केंद्र सरकार के वाहन आदि सरकारी वाहन है, इन्हें अनिवार्य बीमा से छूट प्राप्त होती है। क्या होती है? छूट प्राप्त होती है। ठीक है, आगे आते हैं। इसको क्या हो गया, चलिए तो आगे कहा गया बीमा प्रमाण पत्र से वह प्रमाण पत्र अभिप्रेत है। तो आप कहेंगे जो प्राधिकृत बीमाकर्ता द्वारा धारा 147 की उपधारा 3 में दिया गया हो, इसके अंतर्गत कवर नोट भी हो,
ठीक है ना। इसकी पॉलिसी के संबंध में एक या अधिक प्रमाण पत्र भी हो, उपयुक्त सभी भी हो। ठीक है, उपयुक्त सभी की बात कही गई, वही बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, कहा गया टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामले में प्रतिकर के बारे में विशेष उपबंध किया गया। तो धारा 161 के तहत, किसके द्वारा, धारा 161 के तहत। तो मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 161 में टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामले में प्रतिकर के बारे में विशेष उपबंध है। धारा 162 में तथा धारा 161 के अधीन आपके संदिग्ध प्रतिकर का कतिपय मामलों में आपके प्रतिदाय है। धारा 163 में टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटनाओं के मामले में प्रतिकर के संदाय के लिए योजना तथा धारा 164 में केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति आपको प्रावधानित है। आगे देखो, कहा गया टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के घोर उपहति पर राशि दी जाएगी। तो कितना, 50,000 रुपए। कितना, 50,000 रुपए। आगे देखते हैं, कहा गया मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 161 में टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामले में प्रतिकर के बारे में विशेष उपबंध है। टक्कर मारकर है यहाँ पर। ठीक है, मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की घोर उपहति के बारे में 50,000 रुपए का दंड का प्रावधान है। कहा गया मोटर वाहन दुर्घटना विधि को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये धारा नंबर 164 के खा के तहत बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, और ये लागू होता है आपकी दुर्घटना नामक निधि का गठन किया जाएगा। उल्लेखनीय की अधिनियम लोकसभा द्वारा 23 जुलाई 2019 को तथा राज्यसभा द्वारा 31 जुलाई और राष्ट्रपति के द्वारा पारित हुआ है ना, और 1 सितंबर 2019 से लागू होता है। आगे आते हैं, यदि कोई खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाता है जो साधारण जनता के लिए खतरनाक है तो वह दंडित है। तो धारा 184 के अंतर्गत, किसके, धारा 184 के अंतर्गत मोटर यान चालन उपबंधित है। और इस धारा के अनुसार यान चलाना साधारण जनता के लिए खतरनाक है तो वह प्रथम अपराध पर कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1,000 रुपए से कम नहीं किंतु 5,000 रुपए तक हो सकेगा। द्वितीय या आपके पश्चातवर्ती अपराध के लिए पूर्ववर्ती अपराध के किए जाने के 3 वर्ष के अंदर किया गया तो 2 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपए अथवा दोनों से दंडित होगा। ठीक है, याद रखोगे। चलिए आगे आते हैं, कहा गया आपके स्वास्थ्य विश्लेषक परीक्षण के तहत यदि कोई व्यक्ति इससे अधिक की सीमा तक शराब का सेवन करता पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा दंडित किया जाएगा। तो कितना, 50 mg बताया था क्या, 50 mg नहीं, 30 mg नहीं, 200 ml पर, है ना। ध्यान से पढ़ना, कल के वाले लेक्चर में बता रखा है और आज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आपके लिए इससे बेहतर तो और कुछ हो भी नहीं सकता है। ठीक है, आगे आते हैं, तो बड़े ध्यान से पढ़ते चलो। तो क्या बोलोगे, 30 mg प्रति 100 ml रक्त पर। ठीक है, तो ये कल बात मैंने बताई भी थी। आगे आते हैं, सारी बातें कल बताई गई हैं लेकिन फिर से हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर व्याख्या दे रहे हैं जो देने योग्य है। किसी मत व्यक्ति द्वारा मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान चलाए जाने पर दंड है। तो कितना है, तो आप कहोगे 185 के आधार पर प्रथम बार 6 माह तक का और 10,000 रुपए जुर्माना, और 185 के तहत द्वितीय बार 3 वर्ष के भीतर अपराध करने पर 2 वर्ष तक का कारावास और 15,000 रुपए तक का जुर्माना। तो ए और बी दोनों सही है। यहाँ पर कहा गया कौन सी धारा मोटर यान अधिकारियों के नियुक्त का प्रावधान करती है। तो धारा 213। कौन सी, धारा 213। धारा 213 में मोटर यान अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान। धारा 214 में आरंभिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों पर अपील और आपके कागज पुनरीक्षण का प्रभाव है। धारा 215 में सड़क सुरक्षा परिषदें और समितियां, और धारा 216 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति प्रावधानित है। कहा गया मोटर यान अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य सरकार। कौन, राज्य। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 213 में मोटर यान अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान। इसके अनुसार राज्य सरकार या अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए एक मोटर यान विभाग स्थापित कर सकेगी तथा ऐसे व्यक्तियों को उसके अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे। ओके, आगे देखते हैं। आओ तो भाई,
कहा गया मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस को है? तो धारा 202 के अंतर्गत बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है, शक के मैटर पर भी उठा ले सकती है। जैसे आपके पति आपको शक के मैटर पर उठा पटक देते हैं ना, या आपकी पत्नियां उठा पटक देते हैं ना, उसी तरह तो पुलिस भी उठा के ले जाते हैं। कहा गया वाहन दुर्घटनाओं की प्रकृति के बारे में जानकारी निम्न में से किन से प्राप्त होती है? तो आप कहेंगे दृश्य टायर मार्क्स से, आपके स्किट मार्क्स या ग्लास या पेंट से, ब्रेकिंग प्रिंसिस से, उक्त सभी से, इससे उक्त सभी से। आगे, इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है? तो आपको ये क्या दिख रहा है? ये पैदल आदमी दिख रहा है, चल रहा है ऐसे, है ना, और यहाँ पर कट्टू कट्टू ऐसे लगा है, तो इसका मतलब है पैदल पैदल यात्री वर्जित है, क्रॉसिंग वर्जित है, बुजुर्ग लोग वर्जित है, या फिर आपके संरक्षित क्षेत्र मनुष्य वर्जित है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर क्या वर्जित होगा? बोले, आप चित्र को देखें और फिर बताएं। तो क्या पैदल यात्री वर्जित है। धारा कहा गया दिए गए प्रतीक का मतलब पैदल यात्री वर्जित है। कहा गया आज्ञापक संकेत संख्यांक 13 के तहत इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, आगे देखो, आगे कहा गया इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है? 3.5 मीटर चौड़ाई सीमा 3.5, या वजन सीमा 3.5 मीट्रिक टन, या 3.5 मीटर आगे बाधा है, या मतलब ऑप्शन डी ऊंचाई सीमा 3.5 है। तो चौड़ाई बताई गई है क्या? ये क्या है कि ये इतनी चौड़ी है, तो किसके बारे में बात है? तो आप कहेंगे ऊंचाई की बात है। ये क्या है? इतनी ऊंची है रोड। ठीक है, चौड़ाई बताई गई या वजन बताया गया, तो आप क्या बोलोगे? ऊंचाई बताएगी। ये क्या है? इतनी ऊंची है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, आगे आते हैं। तो यह प्रतीक ऊंचाई सीमा को दर्शित करता है। इस प्रतीक का तात्पर्य ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर, अर्थात आगे कम ऊंचाई वाला सेतु, रेलवे, बिजली की लाइन हो सकती है, और इस सीमा से अधिक ऊंचाई के वाहनों को यहां से जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, इसका संकेत संख्यांक 23 बताया गया। आगे दो, और संकेत आप समझ जाओ तो बेहतर होगा। ठीक है, इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? सभी दिशाओं से वाहन आ रहे हैं, आगे रास्ता घूम कर है, गोल रास्ता है। कैसा है? ऐसे गोल 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 गोल, तो क्या है? गोल रास्ता है। ठीक है, आगे कहा गया इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? देखो भाई, ये क्या है? ऐसे आपका ट्रायंगल बना और ये ऐसे बना है, इसका क्या मतलब है? कहा गया आगे खतरनाक ढलान है, ओके, धीरे चले, आगे दो मोड़ है, सही हो सकता है, पहला बाई तरफ है, दूसरा कहा गया आगे रास्ते घुमावदार, तो आगे दो मोड़ है। क्या है? आगे दो मोड़ है। कहा गया यातायात संकेत सूचक सड़क और फुटपाथ पर बने चिन्ह चालकों को सुरक्षित ड्राइव 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 करने, यातायात नियमित करने, चालक को आगे आने वाले खतरों से सावधान करने व मार्ग में उपलब्ध सुविधाओं के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए होते हैं। प्रश्नगत यातायात संकेत का अर्थ आगे दो मोड़ है, तो पहला बाईं तरफ, दूसरा दाईं तरफ है। तो ध्यान से चलो, देख कर चलो। अब इसका क्या मतलब है भाई? है ना, कहा गया है क्या होगा? तो आपके ट्रायंगल और ऐसे धसा हुआ, सड़क नीचे आ जाती है। क्या? सड़क नीचे जाती है। ठीक है, सड़क नीचे जाती है। आगे देखें, आगे इस यातायात चिन्ह का मतलब क्या है? तो टी आपके जंक्शन है। क्या है? ये टी जंक्शन इस तरह का। ठीक है, कहा गया प्रतीक को टी जंक्शन कहते हैं। इस प्रतीक का अर्थ रास्ता पूर्ण रूप से बाएं और दाएं तरफ बदल जाएगा। आगे, इस संकेत का क्या अर्थ है? ऐसे और ऐसे, ऐसे देखो आपका बना रहता है। आप देख, आगे रास्ता उबड़ खाबड़ है, आगे आपके ग्राड कहा गया गार्ड रहित लेवल क्रॉसिंग है, आगे गार्ड रहित लेवल क्रॉसिंग है। यहाँ पर देखो सहित है, यहाँ पर रहित है। ध्यान से, आगे रास्ता खराब है। क्या लगता है आपको? तो आप क्या बोलोगे? आगे गार्ड सहित लेवल क्रॉसिंग है। अब इसका मतलब क्या होगा? देखो, कहा गया ओवरटेक करना मना है, आगे कई मोड़ है ना, ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं, तो कई मोड़ है, आगे आपके तीव्र गति वाहन है, आगे रास्ता फिसलनदार है। क्या? आगे ऐसे ऐसे चलोगे तो फिसलोगे, तो क्या है? फिसलनदार है।
आगे इस यातायात का प्रतीक है, आगे कंपन पट्टी है इसका, आगे कंपन पट्टी, आगे दो गति का आगे गति अवरोधक है, दो गति अवरोधक नहीं है, ये बात गलत हो गई। आगे आते देखते हैं क्या होगा। तो क्या बोलोगे, आगे उबड़ खाबड़ रास्ता है, क्या उबड़ खाबड़, ठीक है। तो सड़क पर यातायात संकेत मूक वक्ता होते हैं, सड़क पर पैदल चलने वाले व्यक्ति और मोटर चालकों को सड़क के नियमों के जानकारी होना अति आवश्यक है। प्रश्न में दिया गया संकेत यह दर्शाता है कि आगे उबड़ खाबड़ रास्ता है। अब इसका प्रतीक, ये किसका प्रतीक बताया जा रहा है, तो आगे तिराहा है, क्या है, तिराहा है, ऐसे ये आपका तिराहा चौराहा है, क्या है, तिराहा है, इसी तरह तिराहा होता है ना। चलो, ये क्या प्रतीक दे रहा है, कह रहा है आपके इस प्रतीक का, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, ये प्रतीक का अर्थ क्या है, तो रुकिए, देखिए, सुनिए, समझिए, तब आगे बढ़िए। तो यातायात प्रतीक का अर्थ रुकिए होता है, और इस प्रतीक को देखते ही वाहन चालक को वहां रुक जाना होता है, ताकि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसका मतलब क्या होता है, ये बस जैसे गाड़ी जैसे बनी है, आगे बस डिपो या बस स्टॉप है, बस आ सकती है, आगे स्टॉप ही होगा, आगे देखो, हाँ देखो मैंने कहा ना बस स्टॉप ऐसे ही बना होता है ना, आगे बस स्टॉप या बस डिपो है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या आ गया, इस यातायात चिन्ह, तो आगे चौराहा है ना, जहां पर पूजा पाठ होती है ना, जहां पर आप क्या कह सकते हो, अरे आजकल टुटका करते हैं लोग, कहाँ पर जाके करते हैं, जहां कहेंगे चौराहा है, ठीक है, तिराहा पे नहीं करेंगे, चौराहा, चारों मुख हों उनके, है ना। ठीक है। अब आप गाड़ी वाड़ी लेके निकलते हो तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी। अभी साइकिल की बात आई, मोटर गाड़ियों का आना मना है, क्योंकि साइकिल चलेगी भैया रे। आगे मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए, किसके लिए, साइकिल चालकों के लिए है, ठीक है। आगे, अब ये क्या है, इस संकेत का आगे यातायात संकेत का क्या मतलब होगा यहाँ पर, तो आप कहेंगे दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर खड़ी ढलान है, आगे रास्ता नहीं है, वापस जाएं, तो आप क्या कहेंगे, दाईं ओर। अब आप देखो ऐसे खड़े हो मूल, तो ये क्या है, दाईं ओर ढलान है, बायां ओर नहीं है, दाईं ओर है। तो कहा गया है दाईं ओर रहे या अनिवार्यतः दाएं चलें या दाएं रहकर वाहन चलाएं। मुख्यतः ये चिन्ह उन सड़कों पर लगाया जाता है जहां बीच में विभाजक या डिवाइडर नहीं होता और सड़क पर दो तरफा यातायात प्रवाह बना रहता है ना, एकदम बिल्कुल आप देखे होंगे कहीं कहीं पर एकदम यातायात प्रवाह बना रहता है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है, ओके। तो ये ट्राइंगल तो आप देख ही रहे हैं, ऐसे देख लो, आगे पुल सकरा है, देखो ऐसे ऐसे गए तो यहाँ तो चौड़ा है, लेकिन आगे यहाँ पर पुल क्या है, सकरा है, आगे पुल सकरा है, ठीक है, आगे पुल सकरा है। यातायात संकेत का अर्थ क्या होता है, तो आगे दो लेन सड़क है, आगे यातायात सीधा दो तरफा है, तो क्या बोलोगे, दो तरफा है, एकदम सीधा साफ साफ दिख रहा है, आते जाओ जाते जाओ, आ जाओ जा जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है, बहुत ढलुआ ढलान है, हाँ देखो ढलान तो है ना, ऐसे ऐसे गाड़ी चली जा रही है ना, दुर्घटना प्रवण क्षेत्र है, धीरे चले, आगे खतरनाक सड़क है, तो क्या बहुत ढलुआ ढलान है, बहुत ढलुआ ढलान है ना, एकदम रफ्तार के साथ गाड़िया में केवल ब्रेक लगी रहा थी ना, जेकर साधक पड़त वही समझत, चढ़ावत समय तो पूरा एक्सीलेटर लेक पड़ा था, और नीचे उतरे के समय एकदम ब्रेक, गाड़ियों बंद कर दो तब हम ब्रेक लगाए रहो ना, हमारे बंधवा वाले के जैसे बंधवा पे हमारे है ना। हाँ तो भाई, अब आगे इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होगा, आगे जाने दें, आगे वाहन पार्क किए गए हैं तो आगे जाने दो भैया, मुझे आगे जाने दीजिएगा, इसका चिन्ह देख लो भाई, आगे जाने दो, है ना, आगे जाने दो, ठीक है। इस ट्रैफिक प्रतीक का क्या अर्थ है, तो दाएं ओर मोड़ नहीं है ना, अनिवार्य दाया मोड़ है, अनिवार्य दाया मोड़ ही है, कौन सा, अनिवार्य दाया मोड़ ही है। आगे, इस ट्रैफिक प्रतीक का तात्पर्य अनिवार्य दाया मोड़ है, अर्थात आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है, यदि संकेत चिन्ह बाई दिशा की ओर होता तो बाई ओर मुड़ना अनिवार्य होगा। इस ट्रैफिक चिन्ह का क्या अर्थ है कि बिस्तर लगा के यहीं सो जाओ, तो विराम स्थान है,
अस्पताल है, आवासीय क्षेत्र है, या आगे फर्नीचर, तो आप क्या बोलोगे, ये विराम स्थान है ना। वहां पर कोई जैसे होटल वगैरह हो सकता है ना, कि इस क्षेत्र पर ये विराम स्थान है। ओके, आगे आते हैं। आ दो भाई फटाफट, आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलेंगे। तो आगे यातायात चिन्ह, चिन्ह विराम स्थान को इंगित करता है। इस राजमार्ग पर देखा जा सकता है कि यह चिन्ह सड़क के किनारे ऐसे स्थान पर लगा रहता है जहां होटल, यहाँ होटल है ना, होटल या लॉज आदि उपलब्ध होते हैं। ठीक है, सूचना संकेत आपके संख्यांक 12 है। नीचे दी गई छवि क्या दर्शाती है? साइकिल पार्किंग है, साइकिल नहीं है। हरित क्षेत्र है, केवल साइकिल है। क्या है? केवल साइकिल है। ठीक है, इस चिन्ह का क्या मतलब है ना? धीरे चलिए, आगे खतरा है, वन्य जीव खतरे हैं, आगे खतरा है, रास्ता दें कृपया। अगर इसी के ऊपर ऐसे चिन्ह लगा होता एरो का ना, ये वाला, तो मतलब आगे जाने दो, क्या जाने दो मुझे। ठीक है, तो संकेत का अभिप्राय रास्ता दें या आपके गिव वे होता है। या चिन्ह मुख्यतः गोल चक्कर से पहले या एक खड़ी सड़क में प्रवेश से पहले लगा होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का विस्तार कहाँ पर है? तो संपूर्ण भारत में है ना, ये पूछने वाली बात थी। चलो, अब आपका जो अगला प्रश्न आता है, बहुत ध्यान से इसका उत्तर देना, नहीं तो सब गुड़ गोबर फिर कर बैठोगे। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को राष्ट्रपति ने कब कब अपनी मंजूरी प्रदान की? 31 दिसंबर 1981 को, 30 दिसंबर 1981 को कब मंजूरी प्राप्त की थी, है ना। आगे आते हैं, तो अभी इन डेटों पर दी थी क्या? 27 दिसंबर 1980 को। कब? 27 दिसंबर 1980 को। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को राष्ट्रपति ने 27 दिसंबर 1980 को अपनी मंजूरी प्रदान की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में कुल कितनी धाराएं थी? तो 18 धाराएं मैंने पढ़ा रखी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है तो निवारक निरोध अधिनियम संबंधित है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 निवारक निरोध से संबंधित है। यह कतिपय मामलों में निवारक निरोध के लिए और आपके कागज संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने का अधिनियम है। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति 27 दिसंबर 1980 को मिली थी। इसी को आप देखेंगे क्या कहा जाता है? तो रासुका कहा जाता है। क्या? रासुका। ठीक है ना, रासुका। आगे देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? 1984 में, 1984 में। ठीक है, कहा गया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश का अर्थ धारा 3 में दिया गया है। कहां पर? धारा 3 में। ठीक है, कहा गया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 2 के ख के अनुसार निरोध आदेश का अर्थ है धारा 3 के अधीन किया गया कोई आदेश। इसकी धारा 3 के अंतर्गत निरोध आदेश का अर्थ बताया गया है केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को यदि किसी व्यक्ति के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि वह देश या राज्य के विरुद्ध कोई कार्य करने वाला है तो उसे निरोध कर दिया जाए। आगे आ जाते हैं, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देंगे और मुश्किल से 10 मिनट की और क्लास बची है आपकी। कहा गया राज्य सरकार या केंद्र सरकार को यह विश्वास हो जाए कि किसी व्यक्ति द्वारा भारत की सुरक्षा या अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसे रोकने के लिए उस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा के अंतर्गत निरुद्ध किया जा सकेगा? तो धारा नंबर 3 के अंतर्गत निरुद्ध किया जा सके। वही बात यहाँ पर डिटेल में लिखी है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर तक कारावास, तो आप कहेंगे 1 वर्ष तक के कारावास या सजा दे दी जा सकती है ना। अभी हम, हाँ, कारावास से याद आए, कारावास ना, अभी हम थोड़ा सा कारावास के लिए गए थे, मतलब ऐसे कुछ काम था तो स्टेशन, पुलिस स्टेशन गए थे, थाना गए थे, तो वहां पर कारावास बना था ना, कारावास। तो हम वहां पर ताला लगा था तो हमने सोचा कोई कैदी होंगे, तो हम गए बाहर से कि इसमें कोई कैदी है क्या? तो कहे नहीं। तो हमने कहा खोलिए थोड़ा देख लेते हैं। तो कहे अरे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ना, आपको ऐसे नहीं दिखाया जा सकता है, या तो आप कोई आधिकारिक रैंक पर होते तो आपको ये कारावास दिखाया जा सकता था। तो हम जैसे बताए कि पढ़ाते हैं तो कहें अच्छा, तो मैंने देखा एकदम छोटा सा, मतलब फिर दिखाया खोलकर, इतना ऐसे कमरा सा कारावास बना था। वहां पर 10-12 कंबल रखे थे और 10-12 गद्दा रखे थे, है ना। अभी वहां पर कोई कैदी था नहीं।
है ना। इस मतलब थाने का कारावास है तो छोटे छोटे कारावास होते हैं, बाकी बड़े कारावास या जेल जो होती है उसी को कारावास भी कहते हैं, वो बहुत बड़े बड़े स्तर पर होते हैं ना। आ दो भाई। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 7 की उपधारा 3 के अनुसार किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर वह कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र या राज्य सरकार का गया परामर्शदात्री परिदर्शों या आपके कहा गया परिषदों का गठन करती है? तो धारा 9 के अंतर्गत। किसके? धारा 9 के अंतर्गत। ठीक है। कहा गया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत गठित सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती? तो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा। अब देखो यहाँ पर हाई कोर्ट आया है ना। हाई कोर्ट अगर आपका आया है तो आप कमेंट करोगे जो होमवर्क दिया जाता है, देखो पढ़ना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस लाइन पर हो तो पढ़िए, है ना। और सरकारी नौकरी पाना आज के समय में थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि कंपटीशन हाई हो गया है ना। एसएससी वाले हैं, लंबाई है तो यूपीएसआई डाल रखे हैं, है ना। और इंटर पास हैं तो यूपीपी डाल देंगे, ग्रेजुएशन कर लिया एस और लंबाई है, एज है तो तुरंत यूपीएसआई। तो कंपटीशन हाई है ना। इतनी बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ते चलो, है ना। और ये पीवाईक्यू करते चलो। आगे आते हैं। कहा गया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 9 के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रावधान है, और इस सलाहकार बोर्ड में 3 सदस्य होते हैं। इन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है। सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा किया। तो मैंने ये पूछा यहाँ पर कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल में है, हाई कोर्ट किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक में चर्चा की गई है। आगे आते हैं। निरोध की अधिकतम अवधि का उल्लेख राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 13 में है। इस धारा के अनुसार निरोध की अधिकतम अवधि क्या है? तो निरोध की अधिकतम अवधि दिनांक से 12 माह। कल की डिटेल वाली क्लास में जहां थ्योरी पढ़ा रखा है तो पढ़ाए, तो थ्योरी अगर नहीं देखो, हर चीज की थ्योरी फिर उसका पीवाईक्यू, हर एक टॉपिक का थ्योरी फिर उसका पीवाईक्यू। तो ये आपका कर्तव्य है कि क्लासें आपको प्लेलिस्ट बना दी गई, जाकर आप वहां पर एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। कहा गया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 13 में निरोध की अधिकतम अवधि की बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इसके अनुसार निरोध की अधिकतम अवधि निरोध के दिनांक से 12 माह, कितने? 1 साल तक। आगे देखो। कहा गया सलाहकार परिषद से, ओके, सलाहकार परिषद से सलाह लिए बिना किसी व्यक्ति को निरोध की तिथि से 3 माह से अधिक किंतु 6 माह से अनधिक अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में रोक या रोके जाने वाली परिस्थितियों का उल्लेख राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा में? तो धारा 14 का में बताया गया। कहां पर? धारा 14 का के अंतर्गत बताई गई। ठीक है। कहा गया निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में नहीं था। कब तक नहीं था? 2019 तक नहीं था। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को जैसे ही केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं वैसे ही वहां पर भी ये लागू हो जाता है, क्योंकि इनका अपना एक कह सकते हैं प्रोपोगंडा था पहले कि नहीं हम भारत में नहीं विलीन होंगे, नहीं हम पाकिस्तान में नहीं विलीन होंगे, है ना। लेकिन ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत की तरफ है, लेकिन इनका अपना खुद का संविधान था। तो जम्मू कश्मीर हर चीजों से पहले काटा जाता था कि मतलब वहां पर नहीं लागू होगा, वहां पर उनका संविधान है, वहां उनका झंडा है। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जब से हमारा ये 2 यूटी बनी या यूनियन टेरिटरी बनी, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, तब से यहाँ पर भी सारी चीजें लागू होती है। ठीक है, आ दो भाई, ये आपकी लास्ट स्लाइड है। ठीक है, देखेंगे। कहा गया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत निरोध की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो आप अभी बताएं 12 माह, नियत तारीख से 12 माह, मतलब 1 वर्ष हो सकती है। यहाँ पर 1 वर्ष भी हो सकता है लिखा हो, तो कंफ्यूजन नहीं होना भाई, ना कि कंफ्यूज हो जाओ ना। आगे आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत निरोध आदेश कहा गया आपके अवधि मान्य या आपके अपरिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति कहा गया है उपयुक्त दोनों उस व्यक्ति उपयुक्त कहा गया व्यक्ति उपयुक्त सरकार के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से बाहर है, इसलिए, या व्यक्ति उपयुक्त सरकार के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के बाहर पहले से नजरअंदाज है, इसलिए। तो आप कहोगे दोनों बातों से। ठीक है,
देखो यहाँ पर वही बातें दोनों लिख दी गई बस। आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 16 के तहत राज्य को संरक्षण प्राप्त है, किसके? 16 के तहत। ठीक है, आगे कहा गया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 16 के अंतर्गत सद्भावना में किए गए कार्य को संरक्षण प्रदान किया गया है। धारा 13 के अंतर्गत निरोध की अधिकतम अवधि का प्रावधान किया गया। धारा 14 के अंतर्गत कहा गया निरोधादेश को रद्द करने का आदेश प्रावधान किया गया। और धारा 15 के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति की अस्थायी मुक्ति के संबंध में प्रावधान। तो ये थी आज की आपकी क्लास, और कैसी लगी जरूर बताइयो। और उसके आगे फिर हम आपको नया चैप्टर लेकर चलेंगे, और नया चैप्टर होगा आपका भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान के बारे में। फिर से एक बार आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, अगर आप समझना चाहे तो, है ना। तो सबसे पहले अगर यहाँ से आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप इस वाले नंबर पर मैसेज करें, केवल व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर केवल व्हाट्सएप करोगे आप। दूसरी चीज, आपको क्लासों को थोड़ा सा शेयर वगैरह कर देना है, सेशन को लाइक वगैरह कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वगैरह कर। कोई यहाँ पर कुछ भी पेड नहीं है, जो भी चीज है सब फ्री है। तो आप टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा, वहां पर सब कुछ आपको फ्री पीडीएफ दी जा रही है, हर एक चीज फ्री। हमें अगर फ्री मिल रहा है तो हम आपको भी फ्री ही प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर कोई भी चीज या कोई भी पीडीएफ या कोई भी वीडियो कुछ भी आपका पेड नहीं है। तो प्लीज आप कहीं पर भी कमेंट, ये फालतू के कमेंट नहीं करें कि हमसे पैसे मांगे गए, कि यहाँ की तरफ से कुछ भी नहीं मांगा जाता है। ठीक है, ये हमारा आप व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हो, आप पीडीएफ ले सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ये आपका छोटा सा कर्तव्य होना चाहिए इस क्लास के प्रति। क्लास कैसी लगती कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थोड़ा सा बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन डिस्टर्ब हो जाने से आप डिस्टर्ब नहीं हो। संघर्ष यही है, ठीक है ना। अगर आप संघर्ष दिखाना चाहते हो तो सफलता संघर्ष मांगती है। ठीक है, तो संघर्ष आप करिएगा, भरपूर संघर्ष करिएगा, ठीक है ना, तभी आप सफल होंगे। धैर्य भी बनाकर रखिएगा और संघर्ष भी करिए और सत्य बोलिएगा। सबसे बड़ा आपका हथियार होता है सत्य। जिस दिन आप देखो, बाहर वालों को आप झूठ बोलकर खुश कर सकते हो, घर वालों को कभी नहीं। तो आप घर में हो चाहे बाहर हो, सिर्फ सच बोलिएगा। और एक दिन आप प्रण ले लीजिएगा कि सच ही बोलेंगे, आप देखोगे कि आपके साथ उसी दिन से अच्छा होने लगेगा। आप करके देखो, आजमा कर देखो चीजों को, कि आप अपने साथ सच करें, अपने साथ सच करो सबसे पहले, है ना। और आप देखेंगे कि आपकी राह आसान होनी स्टार्ट हो जाएगी। आज की क्लास थोड़ी सी रोजमर्रा की क्लासों से थोड़ी सी लंबी हो गई। तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन भी थे, 81 क्वेश्चन भी आपके हैं इस क्लास में। और 81 क्वेश्चन इतने कम समय पर कहीं भी कराना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने आपको करा दिया। तो आप सभी लोग इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब